नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज का ओवरव्यू कुछ अजीब फर्क स्थिति में है क्योंकि आज 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, तो केवल इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। पहले मैं प्रश्न आपसे बता दूं आज किस विषय पे है। क्या 4 राज्यों में भाजपा की आंधी है तो पंजाब में आपका अंधड़ है? दूसरा, किसान आंदोलन का क्या प्रभाव रहा इस चुनाव में? तीसरा, क्या बीएसपी का रास्ता समाप्त है? मैं आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ें थोड़ा क्लियर करूं। जैसे कई लोगों को है कि गलत कर दिया प्रेडिक्शन। एक तो प्रेडिक्शन नहीं है। देखिए, हम लोगों का काम दो है। एक काम हम लोगों का है सरकार से प्रश्न पूछना, और अपनी कुछ जिम्मेदारी हम ये भी मानते हैं कि आपकी हमारी एक आम आदमी की दिक्कतें क्या है, कि रोज़मर्रा की क्या समस्याएं हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि एक आम आदमी के लिए महंगाई समस्या है, उसके लिए बेरोज़गारी समस्या है, उसके लिए जो कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ था, जिस तरह से लाशों का डिस्पोजल हुआ था, जिस तरह से ऑक्सीजन की दिक्कत हुई थी, वो समस्या है। गांव जाता हूं और गांव में ये बड़ी समस्या रहती है। मेरे अपने खेत में जाके रात में आदमी खेत में सोना पड़ता है। छुट्टा जानवर समस्या है। किसान आंदोलन एक इन टोटलिटी की इसलिए बात कर रहा हूँ कि किसान आंदोलन एक बड़ी बात थी, उससे बहुत रिलेटेड क्लॉज हैं, चाहे वो एमएसपी हो, चाहे वो बढ़े हुए खाद के मूल्य हो, वो सारी चीज़ें हैं। ये सारी समस्याओं को लगा था कि ये बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन जो जनता ने वोट दिया उसको शायद, जो अभी, क्योंकि अभी ये तो आगे आएगा और इस पर विमर्श होगा, उसको समस्याएं लगी कि नहीं, सुरक्षा एक बड़ी समस्या है। जो ये कहा गया ना कि आप अगर भाजपा की सरकार आएगी तो आप ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, सपा रहेगा तो आप उतने सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो वो हो सकता है। लेकिन मेरे अपने हिसाब से, क्योंकि हो सकता है मैं जिस इन्वायरमेंट में रहता हूँ, तो मुझे ये डर कभी नहीं लगा कि मेरी सुरक्षा की बात है। मैं दूसरा एक लोगों को ने शायद इसलिए वोट दिया कि भाई हम तो बहुसंख्यक हैं, अभी कल हम अल्पसंख्यक ना हो जाएं, मुसलमान आके हमारे ऊपर राज ना करने लगे। तो भाई, मैं जिस समाज में रहता हूँ वहाँ में दूर दूर तक मुझे अगले कम से कम 100-200 साल तक नहीं लगता है कि कोई मुसलमान संख्या बल के वजह से, कि उसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, वो आके मेरा उत्पीड़न करने लगेगा, ऐसा मुझे लगा। लेकिन क्या जो महंगाई है या बेरोजगारी या छुट्टा जानवर है, क्या ये समस्याएं नहीं है? समस्याएं तो हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमने जो उसको कैलिब्रेट किया तो हमने उसको ऊपर की तरफ रखा, ऊपरी पायदान पे रखा। लेकिन वो शायद एक आम आदमी के लिए वो उतनी बड़ी समस्या नहीं थी। उससे बड़ी समस्या सुरक्षा और जो एक अल्पसंख्यक और वो वाला जो भय था। मैं आगे उस पर आऊँ तो आपसे फिर से एक बार आग्रह कर लूँ। देखिए, ये वो समय है जब मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मेंबरशिप लीजिए कि जो रास्ता चुना है वो ठीक है कि नहीं है, ये आप बताएंगे। और स्वेच्छा से रास्ता चुना है। आपसे मेंबरशिप नहीं कहूँगा, आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें मैं ठीक कर रहा हूँ, वो कुछ रिमार्क्स आ रहे हैं, वो ट्रोल कुछ अपने ढंग से, ठीक है, उनका भी एक उत्साह था, उनको लगता था कि मैं उनके उत्साह में कहीं बाधक बन रहा हूँ, उनका उत्साह है, उस ढंग से वो कुछ थोड़ा बहुत कह भी दे रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उनको मुझे गलत प्रूव कर देने से या मेरे सर पे बाल कम है इसको कह देने से, अगर महंगाई 2% कम हो जा रही है तो वो बिल्कुल कहते हैं कि पैदाइशी में गंजा पैदा हुआ हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं। अगर उससे बेरोजगारी कम हो जा रही है अगर उनके ये कहने से, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा सब्सक्रिप्शन के लिए, मैं आपसे आग्रह करूँगा मेम्बरशिप के लिए, मैं आपसे आग्रह करूँगा कुछ, अगर आप महीने की मेम्बरशिप नहीं लेना चाहते हैं तो 1 टाइम मुझे सहयोग करिए, आर्थिक सहयोग। अब हम आते हैं अपनी मुख्य बात पे। अगर 4 राज्यों में भाजपा की आंधी है तो पंजाब में क्या आपका अंधड़ है? 5 राज्यों के चुनाव आए, उसमें से 4 जगह बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी उसको एक तरह से डिफेंड कर रही थी। तो ये मतलब अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि सरकार रहते हुए उसकी एंटी इनकम्बेंसी, उनका ये सब होने के बाद भी मणिपुर में 60 में 28 सीटें हैं जिस समय मैं ये कर रहा था। मोर और लेस हाफ वे मार्क हैं, अभी क्रॉस नहीं किया है, लेकिन वो वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गोवा में 40 में 20 हैं, भाजपा लार्जेस्ट पार्टी है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड में 70 में 48, मतलब इसको आंधी ही कहेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े मेरे पास हैं उसमें 403 में 264, 264 काफ़ी नंबर है। वो चलिए, उस ग्रुप ने कहा था 326, 288 तो 326, लेकिन फिर भी 264 इज़ अ बिग नंबर।
पंजाब एक ऐसी जगह है जहां पे, जिसकी बात करके फिर उस पर आएंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी में 117 में 92, तो ये तो कुछ लोग इसको सुनामी बोल रहे हैं कुछ लोग, लेकिन ये अंधड़ है। मतलब 117 में आम आदमी पार्टी 92 करके आ रही है, तो ये एक बड़ी जीत है उसकी। पंजाब की पहले बात कर लें। पंजाब में आपके लिए एक बड़ा अवसर है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली के से ज़्यादा अब उसको प्रूव करना है पंजाब में। अब ये सब नहीं है कि यहाँ मुझे काम नहीं करने दिया जाता है, यहाँ ये, वहाँ उसको प्रूव करना है। चैलेंजेस भी बड़े हैं वहाँ के। चैलेंजेस, एक नशा वहाँ का चैलेंज है। कुछ लोग एक ब्रांड करते हैं आम आदमी पार्टी को कि इनका ये थोड़े सॉफ्ट है सेपरेटिस्ट ग्रुप के प्रति, उनको उसको भी हैंडल करना है। और वहाँ पे जो कांग्रेस की हार है वो किसी दिन और वो करेंगे। कांग्रेस ने ही उसको हराया, तो इसलिए उसमें कोई बात बड़ा वो नहीं, लेकिन इस पर भी किसी और दिन चर्चा करेंगे। उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और यूपी की बात हो ही गई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने एक रिकॉर्ड तो बड़ा बनाया। एक रिकॉर्ड ये बनाया कि नरेंद्र तिवारी जी ने 3 अगस्त 1984 में, जिस समय 8वीं विधानसभा चल रही थी, तो उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली थी और उसके 1 साल के अंदर ही चुनाव हो गए थे। फिर उन्होंने फिर से बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि वो 9वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसके फिर से वो मुख्यमंत्री उन्होंने, तो 11 मार्च 1985 में फिर शपथ ली थी। तो मतलब उससे 37 साल बाद कोई पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो रहे हैं, जो कुर्सी पर रहे हैं, चुनाव जीता है और जैसी उम्मीद है कि यही फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब इस बीच कोई चेंज होता है या कोई सेंटर करती है, लेकिन जहाँ तक 99% यही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक योगी जी ने एक मिथ और तोड़ा था, जो लोग इसको मानते थे कि भाई जो नोएडा जो मुख्यमंत्री चला जाता है वो फिर दोबारा नहीं होता, और ये पिछले 30-35 साल से चल रहा था ना। इसी वजह से ना अखिलेश यादव जाते थे, ना मायावती जी जाती थी, मतलब कोई नहीं जाता था। उन्होंने उस मिथ को तोड़ा, वो खूब गए नोएडा, उन्होंने बार गए वहाँ, उद्घाटन में गए, इसमें गए, और वो फिर से जीत के आए हैं। योगी जी क्यों जीते, उनके जीत के क्या कारण है, ये भी किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे। अब बात कर लें दूसरी हम लोग, किसान आंदोलन का क्या प्रभाव रहा। किसान आंदोलन जब चल रहा था तो उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से एक बड़ा पार्टिसिपेशन था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे जाट लोग उसके साथ थे। आपको अगर याद हो, चौधरी राकेश टिकैत का जो 28 जनवरी को लग रहा था कि वो आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर वो आंदोलन में चौधरी अजीत सिंह उस समय जिंदा थे, उन्होंने उस आंदोलन को मजबूती दी। जयंत चौधरी वहाँ गए और ये सब लोगों ने, पूरे जाट लोगों ने मिलके वेस्टर्न यूपी के लिए कम से कम ये किया था। बाकी वो पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी तरह से वो लड़ रहे थे। जब ये किसान आंदोलन खत्म हुआ तो ऐसा माना जा रहा था कि इसकी वजह से जाट और मुसलमानों में बहुत एका हुआ है, और ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है ये एक बड़ी जीत दिलाएगा समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की आरएलडी को, और इसी को गठबंधन भी कहा गया, और इन्होंने इस गठबंधन से लड़ना शुरू किया। किसान आंदोलन के कुछ लोगों ने कहा कि हमारा एक ही ध्येय है, बीजेपी हराओ। तो अगर किसान आंदोलन सक्सेसफुल था, जिसको हम सब लोग मानते हैं सक्सेसफुल था, देश के सारे लोग कहते हैं कि ऐसा आंदोलन अभूतपूर्व था, अगर वो किसान आंदोलन कहता है कि बीजेपी हराओ और बीजेपी 264 सीट के साथ जीत के आती है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये किसान आंदोलन का प्रभाव था या नहीं था। उसके अपने आपके कारण हो सकते हैं, लेकिन अपरेंटली ये प्रभाव नहीं दिखा। मैं इसको इस बात से कह रहा हूं क्योंकि वेस्टर्न यूपी में जिस तरह की बात थी कि ये गठबंधन इतनी सीटें जीतेगा क्योंकि आरएलडी और मुस्लिम एक साथ वोट कर रहे हैं, इनविंसिबल हैं, वो बातें नहीं हुई। वहां पे बहुत मजे में भाजपा ने भी सीटें जीती, आरएलडी ने भी सीटें जीती, लेकिन जैसा ये था कि एक तरफा वोट पड़ेगा, वो वहां पे नहीं हुआ। मुझे, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि मुझे एक कारण जो इसका लगता है कि वो सुरक्षा एक कारण था, जिसमें बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को एक इशू बनाया था, और उसमें बुलडोजर को भी जैसे एक सांकेतिक रूप से यूज किया गया था, और वो ठीक से चला था। क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ था तो उस समय ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के विरोध में 3 पार्टी हैं जो विपक्ष की पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस। और ऐसा माना जा रहा था कि सबसे आगे सपा चल रही है और सपा के पास सबसे ज़्यादा वोट आएंगे, और ये दोनों पार्टी भी कुछ इनको भी वोट मिलेंगे। लोगों का ये मानना था कि जो बीजेपी से वोट कटेंगे वो वोट कट के कुछ वोट सपा में जाएंगे, कुछ भाजपा में जाएंगे, कुछ बसपा में जाएंगे, कुछ कांग्रेस में जाएंगे। इस तरह का लोगों का अपना आकलन था, सभी का आकलन था। हुआ क्या
बीजेपी के 42% वोट हो गए, 42%। सपा ने भी गेन किया 32%। लेकिन ये किसकी कॉस्ट पे हुआ? ये कायदे से बीजेपी 1-2% जो कम या ज्यादा, जो ज्यादा की, वो तो अपने ही वोट पे रही, लेकिन बसपा घट गई। बसपा 12-12.5% आ गई, कांग्रेस 3% से नीचे हो गई। तो बजाय बीजेपी को डेंट करने के, जो ये सपा ने अपने वोट परसेंटेज बढ़ाया, वो बीएसपी और कांग्रेस के कॉस्ट पे बढ़ाया, जो अप्रत्याशित था, जो ऐसा नहीं लग रहा था। क्योंकि अगर आप आउटगोइंग नहीं, अभी जो करंट लोकसभा है उसमें 10 एमपी हैं लोकसभा में बीएसपी के, 1 एमपी 1 एमएलए सीट नहीं जिता पाया अपने यहाँ। मतलब जैसा अभी आंकड़े आ रहे हैं कि 403 में 1 बीएसपी का कैंडिडेट जीता है, तो 10 एमपी अपने यहाँ से 1-1 सीट नहीं जिता पाए। ये भी तो सोचने वाली बात है। तो एक चीज ये था। और क्योंकि जब बाइपोलर हुआ ना, तो बाइपोलर ये हो गया कि इनके ही वोट इधर आ गए, बीजेपी के वोट कटे नहीं। एक तो ये रहा। अब लास्ट वाली बात कि क्या बीएसपी का रास्ता समाप्त है, क्योंकि ये किसी भी पार्टी के लिए प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। यहां पे बीएसपी के लिए आगे का रास्ता अगर समाप्त नहीं है तो बहुत ही मुश्किल भरा है। मायावती जी की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसमें वो कहती हैं, वो बिल्कुल उस पॉलिटिक्स में वो एक भी इंच इधर उधर नहीं करती हैं। मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगी, मैं किसी से बोलूंगी नहीं, मैं मैनिफेस्टो नहीं रिलीज करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, इत्यादि इत्यादि। और मैं ऐसे ही करूंगा और मेरा काडर ऐसे ही मुझे वोट देगा। तो वो काडर श्रिंक हुआ ना इस बार। अगर आपका काडर ऐसे ही वोट देगा तो वो श्रिंक हुआ। आपको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, आप केवल दलितों के वोट से जीत में अपनी सीटों को तब्दील नहीं कर सकती हैं। तो ये बीएसपी को अपनी बेसिक फिलॉसफी को भी सोचना होगा। आपके पास कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है। सतीश मिश्रा जी बहुत ही बेहतरीन वकील, बहुत ही अच्छे आदमी, लेकिन वो लीडरशिप के लिए आपको दे दें, ये जरा मुश्किल लगता है। आपके पास जो लीडरशिप आप अपने भतीजे या किसी को वो कर रही हैं, उनको ऑल इंडिया क्या क्या कुछ बना रही हैं, लेकिन उससे नहीं चलेगा। एक चीज़ और चलने से पहले और ख़त्म करने से पहले, ये जो दल बदल वाला मामला था ना, ये भी जरा जनता ने इसको बहुत समझाने। जो एक मौसम वैज्ञानिक था, और मैंने भी कहा था कि समाजवादी पार्टी को एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा मतलब बूस्ट मिला था जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सरकार छोड़ के इनको ज्वाइन कर लिया था। लेकिन शायद और वो मैं नहीं रीड कर पाया, आम जनता को ये अच्छा नहीं लगा था। आम जनता को लगा था कि अभी तक आप 5 साल सरकार में रहे, अब आप इधर आ गए। और उनको मैंने मौसम वैज्ञानिक कहा था, मुझे नहीं लगा था कि वो इतना खराब मौसम रीड करेंगे। हालांकि उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी लड़की ऑलरेडी भाजपा में है ही, यहाँ हारी चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो वापस भी चले जाएंगे तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। और बीजेपी में एक चीज़ अच्छी है कि बीजेपी कोई आओ, रास्ते किसी के लिए उन्होंने बंद नहीं किए। मैंने आज तक नहीं देखा कि बीजेपी ने कहा कि तुम मत आओ। कल्याण सिंह को जब 2 बार ले आ सकते हैं, जो मतलब किसको नहीं लाए, वो बहुत लंबी फेहरिस्त हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में इसमें भी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए वापसी का रास्ता है। लेकिन जनता को ये दल बदल पसंद नहीं आया था। ये फिर से मैं किसी और दिन इस पर कई बार इसकी चर्चा होती रहेगी कि वो क्या कारण थे कि हम जनता के मन की प्रायोरिटीज़ को नहीं पढ़ पाए। देखिए, आज की तारीख में फिर कह रहा हूँ, वो समस्याएं तो हैं ही, लेकिन जनता के लिए वो समस्याएं कितनी अहम है या कितनी गौण है, शायद इसको हम ठीक से नहीं पढ़ पाए थे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।